मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय में नागरिक शास्त्र का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। हम लोग इतिहास के पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके, भूगोल भी 3 अध्याय पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, और आज हम लोग नागरिक शास्त्र में जो प्रथम अध्याय है सत्ता की साझेदारी, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समूची शक्ति, संपूर्ण अधिकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं होता है। लोकतंत्र की उचित कार्यप्रणाली के लिए राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। इसमें 2 शब्दें आईं। पहले लोकतंत्र, आप जानते ही हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन व्यवस्था होती है। इसमें लोगों की भागीदारी होती है और साथ ही 3 और महत्वपूर्ण शब्द जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जिक्र हुआ। तो विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। फिर भी विधायिका का मुख्य कार्य कानून का निर्माण करना है, कार्यपालिका का मुख्य कार्य उन कानूनों को लागू करवाना है, और न्यायपालिका का मुख्य कार्य जो भी लोग उन कानूनों को मानने से इनकार करते हैं या नहीं मानते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं, उनको दंड देना है। ठीक, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो सत्ता की साझेदारी है उसमें 2 देशों का जिक्र है। वहाँ की स्थितियों के बारे में बताया गया है और तब जाके सत्ता की साझेदारी कैसे हुई, कैसे होती है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वह कौन से 2 देश हैं? बेल्जियम है और श्रीलंका है। आइए इनके बारे में जानते हैं कि वहाँ की व्यवस्था क्या थी, कैसे समाज में जटिलता थी। तो शुरू करते हैं बेल्जियम को। बेल्जियम पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ये यूरोप का देश है। बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है। बेल्जियम की कुल जनसंख्या का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में आता है। 40% व्यक्ति वेलोनिया में रहते हैं। इससे 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यानी कि 2 मुख्य भाषा बोलने वाले लोग एक देश में वहाँ रहते हैं। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। यहाँ के निवासी अपनी बोलचाल में डच भाषा का उपयोग करते हैं तथा फ्रेंच भाषा को बोलते, सुनते, पढ़ते, लिखते हैं। शेष 1% व्यक्ति सामान्य रूप से जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं तथा 20% लोग डच भाषा का उपयोग करते हैं। फ्रेंच भाषी व्यक्ति, जो कि वो वहाँ अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, बहुसंख्यक लोगों से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध, संपन्न एवं शक्तिशाली रहे हैं। यानी जो संख्या में कम है वो क्या है? वहाँ आर्थिक रूप से संपन्न है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास तथा शिक्षा की सुविधा भोगी डच भाषी लोग
उनसे उनकी वर्तमान सुदृढ़ स्थिति के कारण ईर्ष्या के भाव रखने लगे। ठीक, ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र का मानचित्र है। इसमें ये ब्रुसेल्स राजधानी है। फ्रेंच भाषी लोग, ये ब्लैक में ये जितना दिखाई दे रहा है ये फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, और डच भाषी लोग ये वाला एरिया डच भाषी लोग, यानी बेल्जियम में लगभग डच और फ्रेंच का रेशियो आप लोग मानचित्र से भी देख सकते हैं। ठीक, ये तो बेल्जियम की स्थिति रही। साथ ही श्रीलंका को भी जानते हैं। श्रीलंका अपना क्या है, पड़ोसी देश है। ठीक है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के तमिलनाडु प्रांत के दक्षिणी तट से ही कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस देश की जनसंख्या भारत के हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या के समान है। जैसा कि सामान्यतः देखा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों के समान श्रीलंका के निवासी भी कई जाति और समूह में विभाजित है, यानी कि श्रीलंका में भी कई जाति और समूह में वहाँ की जनसंख्या विभाजित है, और बेल्जियम में भी। ठीक, तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो श्रीलंका में है वह सिंहलियों का है। किसका है? सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, यानी सिंहली वहाँ ज़्यादा हैं, 74%। द्वितीय स्थान पर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 15.4% है। तमिलों में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए व्यक्तियों की संतान है। ठीक, तो यह याद रखिए कि सिंहली ज़्यादा हैं वहाँ पे। और वर्तमान श्रीलंका के मानचित्र का अगर अवलोकन किया जाए तो हम लोगों को मालूम होगा कि तमिल जो है मुख्यतया उत्तरी एवं पूर्वी भागों में अधिक रहते हैं। अधिकांश सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। श्रीलंका के वह निवासी जो तमिल भाषा बोलते अथवा जानते हैं, इनमें हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही धर्मों पर श्रद्धा रखने वाले हैं। श्रीलंका की जनसंख्या का 7% भाग दोनों भाषाओं, कौन कौन, सिंहली और तमिल, को भली भांति जानते एवं समझते हैं। वे ईसाई मतावलंबी हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनकी विविधताओं के बारे में जान चुके कि बेल्जियम और श्रीलंका में कितनी विविधताएं हैं जातीय समीकरण के आधार पर और भाषा के आधार पर। तो अब हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है जब बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक व्यक्ति अपनी संख्या बल के आधार पर फ्रेंच भाषियों एवं जर्मन भाषियों पर अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं अपने हितार्थ अल्पसंख्यक समुदाय पर थोप सकते थे, जिसके फलस्वरूप दोनों वर्गों का वर्ग संघर्ष इतना बढ़ जाता कि बेल्जियम के लिए विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी। संभवतः देश विभाजन के कगार पर पहुंच सकता है। ठीक इसी प्रकार हम श्रीलंका में सिंहली भाषी बहुसंख्यक जन समुदाय अल्पसंख्यकों जो तमिल भाषी पर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ निहित कर अपनी भावनाएं आरोपित कर देते हैं। अब जिज्ञासा का विषय यह है कि दोनों देशों ने इस समस्या का समाधान कैसे खोजा। आखिर ये विभाजित हुए नहीं यहाँ और किस प्रकार इनकी जो जटिलताएं हैं उसका क्या समाधान हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है इसको जानते हैं। बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य यह है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, ज़्यादा संख्या है उसकी, तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। तब सिंहली समुदायों के नेताओं ने
श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। सन 1956 में एक कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा करके श्रीलंका ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। ऐसे ही तमाम कार्य जैसे विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी, क्योंकि जानते ही हैं आप कि 74% सिंहली ही वहाँ निवास करते हैं। इस प्रकार निरंतर आते हुए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। उन्हें आभास होने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा घोषित किया। इन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की, लेकिन उनके इस संघर्ष को एवं उनकी आवश्यकताओं की निरंतर उपेक्षा की जाने लगी। ठीक, अब ये मानचित्र है, देखिए आपके स्क्रीन पर, ये श्रीलंका का मानचित्र है जिसमें ये जो सफ़ेद ये कलर दिखाया गया है ये सब सिंहली यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ इसको स्क्रीन पे, ये इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंहली कितने हैं। श्रीलंकाई तमिल, भारतवंशी तमिल और मुसलमान, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? सिंहलियों की है। ठीक, तो ये श्रीलंका से संबंधित चीज़ें हुई। अब आप ये भी जान लीजिए कि सन 1980 में लिट्टे नामक संगठन बनाकर तमिलों द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम यानी सरकार बनाने की मांग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों में पारस्परिक अविश्वास ने संघर्ष का रूप ले लिया। यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़कर गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के अनेक लोग घृणा की वेदी पर आहूत हो गए। अनेक परिवार अपना देश त्याग कर शरणार्थी का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो गए। हजारों लोग रोजी रोटी को भी तरसने लगे। गत वर्षों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एशियाई क्षेत्रों में आर्थिक विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के रूप में श्रीलंका की उपलब्धियां निश्चय ही सराहनीय हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वहां के गृह युद्ध के कारण श्रीलंका के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न हो गई, जिनका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया। ठीक, तो आज हम लोग जो यह अध्याय है सत्ता की साझेदारी, नागरिक शास्त्र का प्रथम अध्याय है, उसमें सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार इन दो देशों, जो एक यूरोप का देश है और एक एशिया का देश है, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका, वहाँ की जो जातीय विविधता है, जो जातीय समीकरण है और जो भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या है, उसकी जटिलताओं के बारे में पढ़े। अब अगले टर्न में हम लोग ये देखेंगे कि इन लोगों ने कैसे इसका समाधान ढूंढा। इतनी विविधताएं, इतनी जटिलताओं के बावजूद इन लोगों ने इसका समाधान क्या निकाला, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। आज इतना ही।